नाउ वी विल टॉक अबाउट हार्ट फेलियर क्वेश्चंस। ठीक है, हार्ट फेलियर का मतलब क्या हुआ, जो हार्ट है अपना एज ए पंप काम करता है, तो अगर वो पंप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है और वो पंप फेल हो गया है, तो उसमें क्या क्या परेशानियाँ आएंगी। जैसे हमने पहले भी देख रखा है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ऊपर के वाले चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रिया, और नीचे वालों को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक है, ऊपर वाला एट्रिया और वेंट्रिकल्स। ये राइट साइड का हो गया तो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट साइड का हो गया तो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रिया के पास ब्लड कहाँ से आता है, राइट साइड वाले के पास में, तो इस सिस्टम से आता है, सिस्टेमिक ब्लड, है ना। और ये क्या करता है, इस वेंट्रिकल में ब्लड डालता है, और इस वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है अपने दोनों फेफड़ों के पास, लंग्स के पास। ठीक है, अब यहां से ब्लड आता है और वो कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रिया में आता है, और यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में जाता है, या सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ये चैनल चलता है। ये वाला चैनल है वो छोटा है, ऊपर वाला, जिसमें लेफ्ट राइट साइड वाले से ब्लड जाएगा, वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। ये चैनल छोटा है क्योंकि लंग और हार्ट पास पास में होते हैं, है ना। सिस्टेमिक में क्या है कि सिस्टम में पूरे में बॉडी की लास्ट सेल तक ब्लड भेजना है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से लास्ट सेल तक भेजना है, तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में प्रेशर भी ज़्यादा होगा, उसके पास में मायोकार्डियम, स्ट्रेंथ मतलब मसल, और मसल मतलब हार्ट की मसल मतलब मायोकार्डियम। ठीक है, तो उसकी मायोकार्डियम मोटी भी होगी। ठीक है, अब अगर बात करें कि अगर ये वाला सिस्टम फेल हो गया, अब ये वाला सिस्टम फेल हो गया तो क्या होगा, यहां से ब्लड है वो आगे लेगा नहीं, पंप खराब हो गया है इस साइड का, तो ये ब्लड आगे लेगा नहीं, तो ये पीछे सिस्टम में ब्लड बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब सिस्टम में ब्लड बढ़ता जाएगा तो सिस्टम में ब्लड ये कहाँ कहाँ भरेगा, एब्डोमिनल कैविटी में भर सकता है, कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में ब्लड भरेगा या पानी भरेगा, ब्लड तो नहीं होगा, उसको पानी बोलेंगे क्योंकि ये वेसल से छन के जाएगा, है ना। तो एब्डोमिनल कैविटी में पानी भरने को हम क्या बोलते हैं, एसाइटिस। लोअर लिम्ब एडेमा, सूजन आ जाएगी। आगे ब्लड जा नहीं रहा है तो इसके पास में इस सिस्टम में, आगे वाले सिस्टम में ब्लड है वो कम हो जाएगा, सिंपल। अब अगर मान लो उल्टा हो, ये लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल या लेफ्ट साइड का सिस्टम है वो फेल कर गया, अब लेफ्ट साइड का सिस्टम फेल कर गया तो यहां तक तो ब्लड आएगा पर आगे नहीं आएगा। अब यहां तक ब्लड आएगा तो ब्लड कहां भरेगा, जाहिर सी बात है इस जगह पे, तो इस जगह पे क्या है, लंग्स। अब लंग्स में पानी भरता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी एडेमा। पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स, और एडेमा मतलब सूजन, उनमें पानी भर गया है, फ्लूइड भर गया है, सिंपल। तो अब ये राइट और लेफ्ट अलग अलग साइन सिम्टम्स की बात करें, इसमें मरीज की क्या तकलीफ होगी, पेट फूलेगा, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डिस्टेंशन मतलब फुलावट, सूजन, लोअर लिम्ब में सूजन, डिपेंडेंट पार्ट में एडेमा। ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा। इसमें क्या तकलीफ रहेगी, मेन डिस्पनिया, सांस लेने में तकलीफ है, पिंक फ्रोदी स्पूटम, सांस लेने में तकलीफ होगी, खांसी आएगी, खांसी के साथ में पिंक झागदार स्पूटम होगा, बलगम होगा, है ना। बाद में क्या होता है, ये अर्ली स्टेजेस की बात है, बाद में तो ये पूरा सिस्टम है वो जुड़ा हुआ है, तो सारे के सारे साइन सिम्टम कॉमन हो जाएंगे, इसमें भी पानी भर जाएगा, इसमें भी सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। हार्ट क्या करेगा, ब्रेन सिस्टम को, ब्रेन के पास में सिग्नल जाएंगे कि एडिक्वेट ब्लड नहीं आ रहा है, एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं आ रही, एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा है, तो ब्लड क्या करेगा, सिस्टमिक स्टिमुलेशन भेजेगा इसके पास में कि थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो, सामान कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है, तो हार्ट फास्ट काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया। ठीक है, तो टेकीकार्डिया क्या है, टेकीकार्डिया इज रेस्पॉन्स ऑफ हार्ट या फिर रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी टुवर्ड्स हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल हो रहा है तो बॉडी क्या करेगी, हार्ट को जल्दी जल्दी पंप करने के लिए बोलेगी। तो अब इन्हीं सब से मिलके हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस रहते हैं हार्ट फेलियर में।
हार्ट फेलियर तो मतलब इनेबिलिटी टू हार्ट टू पंप sufficient amount of blood to meet oxygen and metabolic needs of the body. सिंपल एक्सप्लेन हो चुका. अर्लीस्ट साइन क्या होगा हार्ट फेलियर का कि हार्ट के पास में ब्रेन के पास में सिग्नल जाएगा कि सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं आ रहा है, तो पहला रेस्पॉन्स क्या होगा, दैट विल बी टेकिकार्डिया. हार्ट फास्ट बीट करना स्टार्ट कर देगा. उसके बाद में क्या होगा, सांस लेने में परेशानी आ रही, फेफड़ों में पानी भर रहा है, तो टेकी प्नोए. टेकी जहां पर भी लगता है, टेकी मीन्स फास्ट, प्नोए मीन्स रेस्पिरेशन. ठीक है, टेकी मतलब फास्ट, कार्डिया मतलब हार्ट. हार्ट फास्ट तो टेकी कार्डिया, सांस फास्ट तो टेकी प्नोए. जल्दी थक जाएगा, इरिटेबल होगा, सडन वेट गेन हो जाएगा. गेन क्यों होगा, क्योंकि बॉडी का जो फ्लूइड है वो किडनीज के द्वारा छन के बाहर निकलता है. अब क्या है कि किडनी के पास में छानने के लिए, फिल्टर करने के लिए एक प्रेशर चाहिए. उस प्रेशर के बाद में ये इसका फिल्टर स्टार्ट होता है वर्क करना. एडिक्वेट ब्लड नहीं आएगा तो किडनी छानेगी नहीं, किडनी छानेगी नहीं तो पीछे क्या होगा, ब्लड रुकेगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो एक्सक्रीट्स भी रुकेंगे. उससे क्या होगा, वेट गेन, फ्लूइड रुका, फ्लूइड रिटेंशन बोलते हैं इसको, फ्लूइड रिटेंशन हुआ और उससे क्या हो जाएगा, वेट गेन. सांस लेने में परेशानी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. टेकिकार्डिया इज द अर्ली साइन ऑफ हार्ट फेलियर. ठीक है, कंटिन्यूस परसिस्टेंट टेकिकार्डिया. अब टेकिकार्डिया आप मेजर कैसे करोगे, अगर मान लो कोई मरीज हमारे पास हॉस्पिटल में आता है तो वो वैसे जाहिर सी बात है डरा हुआ होगा, तो उस समय आप मेजर करके देखोगे तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, तो आप क्या सोचोगे कि ये हार्ट फेलियर हो सकता है, कन्फर्मेटरी नहीं है. बट पहला रेस्पॉन्स हमारा क्या होना चाहिए कि हम उसका रेस्टिंग फेज में या फिर जब वो सो रहा है उस टाइम पे, मतलब जब अदर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है उस टाइम पे आप पल्स चेक करके देखते हैं, तभी अगर मान लो टेकिकार्डिया आ रहा है तभी आपको मेडिकेट करना होता है, हर को नहीं करना होता. अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, प्रीवियस जो आपका अभी एनक्लेक्स बेस टॉपिक था उसमें भी बात करी थी. एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, ASO, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये रूमेटिक फीवर का आपको कंफर्म करना है, कंफर्मिंग डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर, तो आपको क्या चाहिए होते हैं, ASO के टाइटर्स चाहिए होते हैं. ASO टाइटर से आप कंफर्म कर सकते हो. अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं रूमेटिक फीवर के बारे में. रूमेटिक फीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये मल्टीपल सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है. इसका अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए, अर्ली ट्रीटमेंट होना चाहिए और कॉम्प्लिकेशंस को अर्ली डायग्नोसिस के द्वारा आप प्रिवेंट कर सकते हो. ठीक है, तो प्रिवेंशन के लिए इसीलिए इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है. तो रूमेटिक फीवर क्या है, इट इज एन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स. ऑटो इम्यून क्या है कि हमारे पास में जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर मान लो सिंपल वर्ड्स में समझे, किसी देश के पास में सेना क्यों होती है ना, सेना होती है कि उसको बाहरी कोई भी अटैक होता है, दुश्मन आक्रमण कर दे तो वो उसको उससे बचाए. बट अगर सेना ही खुद के देश पे अटैक करने लग जाए, सेना ही खुद के सिटीजन्स को मारने लग जाए, तो मतलब क्या हुआ, वो ऑटो इम्यून हो गई, मतलब खुद के अगेंस्ट ही लड़ने लग गई. तो बॉडी में अगर बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी के अगेंस्ट ही काम करने लग जाए तो मतलब कैसी कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन. ठीक है, तो ये इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिजीज है दैट अफेक्ट्स द कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जोड़ने वाला, मेनली इसमें ब्लड आता है, ब्लड हार्ट आता है. कनेक्टिव टिश्यू ऑफ हार्ट, जॉइंट्स, तो मतलब इसमें परेशानियां कहाँ कहाँ आएंगी, हार्ट में आएगी, जॉइंट्स में आएगी और स्किन में आएगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू और CNS में आएगी. तो लगभग मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम वो सारे इन्वॉल्व हो गए, CNS हो गया, CVS हो गया, जॉइंट्स हो गए, स्किन हो गया, तो मेजर पार्ट को कवर करता है, इसीलिए इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है. बीमारी कैसी है, बीमारी है ऑटो इम्यून है. ऑटो इम्यून है, इसका कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कैसे कर पाते हो आप, ASO टाइटर्स से कर पाते हो. हर एक लाइन अपने आप में पोटेंशियल क्वेश्चन है. ASO टाइटर्स पोटेंशियल क्वेश्चन, रूमेटिक फीवर की डेफिनेशन, ऑटो इम्यून पोटेंशियल क्वेश्चन. ऑटो इम्यून का मतलब समझ में आना चाहिए
कि हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता वाला सिस्टम है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक से काम करने लग गया है ना, तो वो क्या क्या डिस्ट्रॉय करेगा, तो वो कनेक्टिव टिश्यू डिस्ट्रॉय करेगा, कहाँ का, हार्ट का, जॉइंट का, स्किन का और सीएनएस का। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, कार्डाइटिस, आर्थराइटिस और कोरिया, तो इन सब पे न पूछ के क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं जो आपके वालों में मेनली, तो उसमें पूछा गया डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर इज कंफर्म्ड बाय प्रेजेंस ऑफ 2 मैनिफेस्टेशन फ्रॉम द जोन्स क्राइटेरिया। अब जोन्स क्राइटेरिया है, उसके 2 मैनिफेस्टेशंस में से होने चाहिए, तभी इसको हम मानेंगे। तो ये जो डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर इज कंफर्म्ड बाय प्रेजेंस ऑफ 2 मेजर मैनिफेस्टेशन फ्रॉम द जोन्स क्राइटेरिया। अब जोन्स क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में ब्रीफली देख लेते हैं कि जोन्स क्राइटेरिया क्या होता है। तो जोन्स क्राइटेरिया में होते हैं अपने मेजर और माइनर। ठीक है, मेजर में क्या क्या आते हैं, तो कार्डाइटिस, ये आइटिस लगते हैं मतलब इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन आते हैं मतलब वो 5 चीजें, डॉलर, रूबर, ट्यूमर, केलर, लॉस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस मतलब पॉलीआर्थराइटिस मतलब मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद में क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है इसमें कोरिया। कोरिया क्या होता है, तो ये जो सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं, उसको हम कोरिया बोलते हैं। एक होता है इरिथमा मार्जिनेटम। ठीक है, कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, कोरिया, इरिथमा मार्जिनेटम। और क्या हो सकता है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए मेजर क्राइटेरिया। अब माइनर में बात करें तो माइनर में क्या क्या हो सकता है, तो ईएसआर हो सकता है। ईएसआर रूटीनली 20 तक मानते हैं, 10-20 तक रेंज मानते हैं। इसमें कैसा मिलेगा, इसमें मोर देन 60 मिलेगा। सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, वो बढ़ा हुआ मिलेगा मोर देन 3। ठीक है, तो सीआरपी क्या है, सीआरपी इज ए मार्कर ऑफ इन्फ्लामेशन। ईएसआर क्या है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, तो ये जोन्स क्राइटेरिया है। इसमें से जोन्स क्राइटेरिया के जो मेजर है, मेजर वाले में से कितने मिलने चाहिए, 2 की प्रेजेंस है, तो वो डिनोट क्या करेगी कि पेशेंट को रूमेटिक फीवर का एपिसोड आया है। ठीक है, अब रूमेटिक फीवर कहाँ से कहाँ फैलता है उसके बारे में बात करें तो इट इज कैरेक्टरिस्टिकली मैनिफेस्ट 2 to 6 वीक्स आफ्टर अनट्रीटेड पार्शियली ट्रीटेड क्राउप। ग्रुप नहीं है, क्राउप है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्राउप का क्या मतलब है, पेशेंट को जो बच्चे होते हैं रूटीनली, ये इनमें बच्चों में क्या है कि 2 से 6 सप्ताह पहले मरीज को क्या हुआ था कि अचानक से गले में दर्द हुआ था, और गले में दर्द और साथ में इन्फेक्शन हुआ था, जो कि ट्रीट करा गया है, फिर पार्शियल ट्रीट करा गया। उससे लेटर ऑन क्या है कि बॉडी में रेस्पॉन्स के तौर पे एएसओ की जो एंटीबॉडीज हैं वो बनना स्टार्ट हो गई, और एएसओ की जो एंटीबॉडीज हैं उनका क्या है कि सॉफ्ट टिश्यू, और ये जो जो मैनिफेस्टेशंस वाले सॉफ्ट टिश्यू है उनके जो उनकी मैचिंग है वो मतलब मैचिंग के है, सिमिलरिटी है इनके टिश्यूज में। इसलिए क्या होता है कि इसको पता नहीं चलता है एंटीबॉडी को कि कौन सा टिश्यू डिस्ट्रॉय करना है, तो वो क्या करेगी, वो टिश्यू डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगी, हार्ट का, जॉइंट्स का, सीएनएस का, और उससे ही ये साइन सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। टिपिकली इनके बीच में 2 to 6 वीक का गैप होता है कि पहले गले में दर्द हुआ था, गले में खराश हुई थी, खांसी आई थी हल्की फुल्की, और गले में दर्द था, तेज बुखार आया था। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो इसमें बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी होता है, जिसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब ये क्राउप वाला इन्फेक्शन हुआ था। इनिशियली नर्स डिटरमाइंस वेदर द क्लाइंट व चाइल्ड हैज सोर थ्रोट और अनएक्सप्लेन्ड फीवर विद इन पास 2 months। 6 सप्ताह को आप डिवाइड करके देखोगे 6 वीक्स, तो लगभग ये 1.5 month हो गया। एक 4 सप्ताह का अपन 1 month मान लेते हैं, है ना। तो ये 2 से 6 सप्ताह की रेंज है। तो आपको क्या कि प्रीवियसली 2 महीने में कोई बुखार का कोई एपिसोड आया था जो आपने जिसके लिए दवाई ली नहीं ली, ऐसा कुछ हुआ था, उसकी टिपिकल हिस्ट्री लेते हैं, है ना। उसके बाद में टिपिकल हिस्ट्री के बाद में प्रोग्रेस करता है, मरीज को हार्ट की तकलीफ चालू हो जाएगी, उसको जॉइंट्स में दर्द चालू हो जाएगा, उसको एबनॉर्मल मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे,
तो ये सारे के सारे इनका कारण क्या है, तो कारण इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई, और एंटीबॉडीज बनी तो वो एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई करती हैं बॉडी के टिश्यू को भी, और वो बॉडी का टिश्यू है उसका सिमिलर है, इसलिए इसमें परेशानियां आती हैं। अब बात करें तो मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटिक फीवर इज रूमेटिक हार्ट डिजीज, इसको हम RHD भी डिनोट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पुराने टाइम से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, कौन सी कॉम्प्लिकेशन है ना, सीरियस कॉम्प्लिकेशन। इसमें भी बात करें तो इसमें कौन सा वाल इन्वॉल्व होता है, तो इसमें मिट्रल वाल इन्वॉल्व होता है ना। मिट्रल वाल और बाइकस्पिड वाल इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली अफेक्टेड बाय द रूमेटिक फीवर, है ना। ये बच्चे होते हैं, चाइल्ड पॉपुलेशन हमारे पास में इसी वजह से आती है। अगर मान लो आप नर्स, कार्डियक नर्स हो या फिर CTVS नर्स हो, तो ये कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं। अब एक नेक्स्ट टर्म आती है अपनी कावासाकी डिजीज। कावासाकी डिजीज क्या है, इट इज नोन एज म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम, ठीक है। तो कावासाकी डिजीज क्या है, म्यूकोक्यूटेनियस। इसमें क्या होते हैं कि इसमें पेचेज, अल्सर्स और डिपिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ कहाँ पे, म्यूकोक्यूटेनियस, है ना। म्यूकोक्यूटेनियस जनरली ये ओरल म्यूकोसा के आसपास का इन्वॉल्व करता है। इट इज एन एक्यूट सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी इलनेस है ये, ठीक है। कार्डियक इन्वॉल्वमेंट अगर इसमें होता है तो मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, और उसमें एन्यूरिज्म डेवलप हो सकता है कावासाकी डिजीज में। ये एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है कि आर्टरी है, उसकी आर्टरी में कोई वीक पॉइंट होके उसका डायलेटेशन हो जाए। डायलेटेशन का मतलब क्या होना है कि ये मान लो ये नॉर्मल आर्टरी थी, यहाँ पे वीक पॉइंट था, डायलेटेशन का मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट है वो फेल गया। अब स्टेजेस की बात करें कावासाकी डिजीज की, तो कावासाकी डिजीज को हम 3 स्टेज में डिवाइड करके रखते हैं। एक्यूट स्टेज, एक्यूट स्टेज में क्या क्या परेशानियां होती है। एक्यूट मतलब ऑनगोइंग इन्फ्लामेशन, है ना, सडन ऑनसेट या फिर एक्यूट ऑनसेट ऑनगोइंग इन्फ्लामेशन। उसमें क्या क्या मिलता है आपको, फीवर, कंजक्टिवल हाइपरीमिया। कंजक्टिवल हाइपरीमिया का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे ऐसा लगेगा कि ब्लड सेल्स RBCs ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पे रेडिश कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है, हाइपरीमिया हो जाता है। गले में दर्द, रेड थ्रोट, गला आप चेक करके देखोगे तो रेड थ्रोट मिलता है। स्वोलन हैंड्स, रेस, एनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है। लिम्फ नोड्स क्यों, क्योंकि इन्फ्लामेटरी डिजीज है। इन्फ्लामेटरी डिजीज में बॉडी का रेस्पॉन्स आता है, तो बॉडी के रेस्पॉन्स की वजह से लिम्फेडेनोपैथी होती है सर्वाइकल, ठीक है। हाथों में पैरों में सूजन, रेसेस मतलब चकते पड़ना, और एनलार्ज लिम्फ नोड, गला दर्द, साथ में रेड थ्रोट, सोर थ्रोट भी बोलते हैं इसको। सेकंड स्टेज एक्यूट के बाद में सब एक्यूट पे जाता है। सब एक्यूट में क्या है कि साइन सिम्टम्स है वो एक्यूट वाले से थोड़ा कम होना चालू हो जाते हैं, पर वो कंटिन्यू रहते हैं। इसमें क्या होगा, क्रैकिंग लिप्स। पहले जो इसमें क्या आया था कि इसमें हाइपरीमिया हो गया, फीवर हो गया, रेसेस आ गए। अब रेसेस के बाद में इसमें क्या हो गया कि वो क्रैक्स आ गए, फिसस आ गए। क्रैक्स फिसर मतलब लीनियर कट लग गए वहाँ पे, है ना, लिप्स, और वहाँ पे फिसर्स बन गए। डिस्क्वेमेशन ऑफ द स्किन ऑफ द टिप ऑफ फिंगर एंड टोज। पहले क्या, सूजन आई, और सूजन के बाद में स्किन पील ऑफ हो गई, स्किन उतरना चालू हो गई। जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है स्लो, और कार्डियक मैनिफेस्टेशन आना चालू हो जाते हैं, और थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है ना। कार्डियक मैनिफेस्टेशन आना चालू हो जाते हैं और थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है। थर्ड स्टेज क्या है, कोवालेसेंट स्टेज आती है। इसमें क्या है कि साइन सिम्टम तो चले गए, बच्चा आपको देखने में ऐसा लगेगा, बट साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन मतलब ये छोटे मोटे जॉइंट्स में पेन और ये इस टाइप की तकलीफें हैं उसके कंटिन्यू रहती है। हार्ट की प्रॉब्लम्स कंटिन्यू है, जॉइंट्स में दर्द भी कंटिन्यू है, बट बाकी बच्चा देखने में ठीक लगने लग जाता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेज हो गए इसके, एक्यूट, सब एक्यूट और कोवालेसेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिगॉक्सिन के बारे में। डिगॉक्सिन क्या है, डिगॉक्सिन इज ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या करती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या करती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर मान लो किसी बच्चे को आपने दी और उसने वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी डिगॉक्सिन देने के बाद में, तो
उनको क्या बोलना है, पेरेंट्स को बोलना है कि डू नॉट रिपीट द डोज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बच्चा है, उसको डिगोक्सिन का 0.2, 0.1, 0.5 जो भी डोज दी गई, उसके बाद में बच्चे ने वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी, तो अब क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देने, तो डू नॉट रिपीट द डोज। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अगर मान लो कोई बेबी है, उसको आपने डाययूरेटिक स्टार्ट कर रखा है ना, तो डाययूरेटिक स्टार्ट कर रखा है तो मतलब क्या हुआ कि उसका यूरिन आउटपुट अच्छा आना चाहिए। अब यूरिन आउटपुट अगर मान लो कोई इन्फेंट है, तो रूटीनली हम क्या कर सकते हैं कि अगर एडल्ट होगा या फिर ऐसा कोई पर्सन होगा जो आपके कमांड्स ओबे कर सकता है, तो उसको बोलेंगे कि तू सारा का सारा यूरिन है वो किसी कंटेनर में इकट्ठा कर, है ना, कि यूरिन आउटपुट कितना रहा है, या फिर उसको कैथेटराइज कर सकते हैं। बट कैथेटराइजेशन क्या है कि बाहर से कैथेटर डालना अपने आप में हमेशा एक इन्फेक्शन की रिस्क रहती है, और ये अगर मरीज यूरोसेप्सिस में चले जाते हैं, यूरोसेप्सिस मतलब कैथेटर या फिर ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन होने की वजह से सेप्सिस में चला जाए, तो वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है ट्रीट करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप कैथेटर नहीं डालना चाह रहे, इन्फेंट है, तो उसमें आप यूरिन आउटपुट कैसे मेजर कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेबीज को हम क्या पहना सकते हैं, डायपर। डायपर रूटीनली आजकल हर जगह अवेलेबल है, तो डायपर का वेट चेक कर लो, पहले ड्राई वेट और फिर जब चेंज कर रहे हो उस टाइम पे वेट, तो डिफरेंस होगा वो आप मान सकते हो कि यूरिन आउटपुट है। ऑल्दो एक्यूरेट नहीं होगा बट आप एसेस कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ऑर्टिक स्टेनोसिस। ठीक है, ऑर्टिक स्टेनोसिस जहां पर भी नाम आता है मतलब नैरोइंग हो गई, ल्यूमेन है वो क्लोज हो गया, ल्यूमेन नैरो हो गया, नैरोइंग ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्टिक वाल। ऑर्टिक वाल कहाँ पे होता है, ओर्टा से निकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा को जोड़ने वाला, है ना, तो वो ऑर्टिक वाल है। कैन कॉज रेसिस्टेंस टू ब्लड फ्लो इन लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आपको सिर्फ लोकेशन पता होनी चाहिए, आंसर्स अपने आप मिल जाते हैं। आंसर्स कैसे मिल जाएंगे, आपको पता है कि अगर मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड बाहर जाएगा तो किस वाल के थ्रू जाएगा, तो ऑर्टिक वाल के थ्रू जाएगा। उसमें अगर स्टेनोसिस है, उसमें रुकावट है, उसमें उसका जो ये मान लीजिए उसका वॉल्यूम था और वो बंद हो गया, छोटा सा रह गया, इस सिचुएशन में क्या होगा, बैक फ्लो कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पर, और लेफ्ट वेंट्रिकल पे बैक फ्लो आएगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल है वो चौड़ा हो जाएगा, उसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी। लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ब्लड है वो पूरा सिस्टम में जा रहा होता है, तो सिस्टम में क्या हो जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट कैसी होगी इसकी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगी, है ना। कार्डियक आउटपुट क्या होती है, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन हम मान के चलते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है डायस्टोल में, उसमें से कितना ब्लड बाहर फेंक पाया, इफेक्टिवली फेंका, तो उसको हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, तो वो कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो गई। अब पीछे ब्लड कहाँ भरेगा, तो बैक फ्लो से पल्मोनरी वेस्कुलर कंजेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो हमने पहले इनिशियल देखा था कि अगर मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल में रुकावट है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे नहीं जा रहा, तो राइट लेफ्ट एट्रिया में रुका, और लेफ्ट एट्रिया में ब्लड अगर मान लो आगे नहीं जा रहा, तो पीछे ब्लड कहाँ रुकेगा, लंग्स में रुकेगा, तो पल्मोनरी वेस्कुलर कंजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ए चाइल्ड विद, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए चाइल्ड विद ऑर्टिक स्टेनोसिस शोज साइन ऑफ एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि ये बच्चे मोस्टली एसिम्टोमेटिक ही निकल जाते हैं। एसिम्टोमेटिक ऐसे निकल जाते हैं, इन बच्चों को रूटीनली जैसे सीजन चेंज होता है रूटीनली कफ की प्रॉब्लम रहती है, ये बच्चा दौड़ नहीं पाता, दौड़ता है तो सांस फूल जाती है, चलता है तो सांस फूल जाती है। ये बच्चे कैसे होते हैं, डल होते हैं जनरली, कि वो एक जगह बैठे रहते हैं, खेलते कूदते नहीं है, पेरेंट्स डांट रहे हैं पर वो बच्चा एक जगह ही बैठा है ना, वो भागता दौड़ता नहीं है कुछ भी, उसको जुकाम जल्दी लगता है, खांसी जल्दी होती है, तो ये टिपिकल चीज़ें रहती है। उसमें चेस्ट पेन रहता है। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस का मतलब भाग दौड़ नहीं सकता बच्चा ज़्यादा, चेस्ट पेन जब ये करता है तब उसको क्या है कि ये वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो रखी है, हाइपरट्रोफी हो रखी है, तो कहीं ना कहीं से उसको चेस्ट पेन स्टार्ट होता है। डिजीनेस व्हेन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स, मतलब उसको चक्कर से आने लग जाते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग खड़ा रहता है, तो क्योंकि बॉडी का जो इफेक्टिव वॉल्यूम है वो पहुंचना चाहिए अर्थ से, वो पहुंच नहीं पा रहा, डिलीवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑर्टिक वॉल में क्या है, रुकावट है, स्टेनोसिस है, उसका ल्यूमेन है वो छोटा हो गया है। अब अगर इस बच्चे की मान लो कार्डियक सर्जरी कर दी जाती है, कार्डियक सर्जरी से क्या होगा, सर्जरी के बाद में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि जो स्टिच लाइन है, स्टिच लाइन पर कोई भी वो अपना लोशन न लगाएं, कोई भी पाउडर न लगाएं। क्यों,
क्योंकि वो स्टिच लाइन है वो वीक पॉइंट रहता है जनरली, और वीक पॉइंट पे क्या है कि वो अगर ऐसे लोशन या फिर इरिटेंट्स लगाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो लोशन और इरिटेंट है उसको वापस से ओपन कर देंगे स्किन को, और उससे क्या होगा, ये रूटीनली आप देख सकते हो। कार्डियक सर्जरी वाला पेशेंट एक तो क्या है, मिड लाइन ये स्टर्नम ओपन करा हुआ होता है उनका, और उसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज के बाद में क्या है कि स्ट्रेंथ आते आते काफ़ी टाइम लग रहा होता है, उसके बीच में अगर मान लो लोशन या फिर ये इरिटेंट अप्लाई कर दिए गए तो ये इससे क्या हो जाएगा, ये वापस से ब्रेक डाउन हो जाएगा स्किन का, और उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे एट द इंसिजन साइट। तो इसमें सर्जन की कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट किसकी है, मदर की या फिर पेरेंट्स की, उन्होंने क्या लगाया इस पर, लोशन या फिर पाउडर लगाया है, ठीक है। बट अल्टीमेटली भुगतना हमें ही पड़ता है क्योंकि हम लोग उसके केयर प्रोवाइडर हैं ना। तो अगर आजकल क्या, आजकल फैशन ही चलता है कि जिसने जो सर्विस दी है फिर किसी ने चार्ज कर दिया है तो मतलब वो उसका ध्यान रखेगा, जबकि गलती इसमें पेरेंट्स की है। तो पर हमें इंस्ट्रक्शंस देने भी होते हैं और नोट डाउन भी करने होते हैं। जो डिस्चार्ज टिकट रहता है उसमें लिख के देना होता है कि यू शुड नॉट अप्लाई एनी लोशन और एनी स्किन पाउडर ऑन द अफेक्टेड स्किन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, इनमें क्या करना है कि इनमें ब्लड का फ्लो एडिक्वेट नहीं है, तो पेरीफेरी में आप चेक करके देखोगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन सेचुरेशन डिप करेगी, है ना। ऑक्सीजन सेचुरेशन डिप करेगी तो उसमें आपको क्या करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है इन इन्फेंट विद हार्ट फेलियर, ठीक है, ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल पीरियड्स, स्पेशली ड्यूरिंग बाउट्स ऑफ क्राइंग और इन्वेजिव प्रोसीजर्स। बच्चा जब रोएगा या फिर एक्सरसाइज करेगा या फिर चलेगा फिरेगा, या जब भी बॉडी पे स्ट्रेस होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट में कोई डिफेक्ट है। अब डिफेक्ट वाले बच्चों में क्या करना है, आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है, क्योंकि नेचर ने क्या कर रखा है, 21-22% कर रखा है ऑक्सीजन को, उससे हमारा बॉडी क्या करती है, 95 to 100% मेंटेन करके रखती है। अब अगर बॉडी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, बॉडी मेंटेन नहीं कर पा रही, तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली जो ये वॉल्यूम है इसको बढ़ा देंगे, इसको हम 50 कर देते हैं, 60 कर देते हैं, 100% ऑक्सीजन भी देते हैं ह्यूमिडिफाइड, है ना। तो ये बढ़ाते हैं तो उससे क्या है कि इजीली ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचेगी। बिकॉज उससे इसमें क्या है कि इन्वेजिव प्रोसीजर या क्राइंग में क्या है, इसमें बच्चा साइनोज्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि बिकॉज क्राइंग एग्जॉस्ट द लिमिट ऑफ एनर्जी सप्लाई, इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ हार्ट एंड इंक्रीजेज ऑक्सीजन डिमांड। सिंपल जो हमने अभी बात कर ली। अब एक बात करते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ये क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है, ये है फेलियर ऑफ फीटल डक्टस आर्टेरियोसिस। अब डक्टस आर्टेरियोसिस क्या है, तो आर्टरी कनेक्टिंग द ओर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा क्या है कि इन्फेंट लाइफ में, ये फीटल लाइफ में क्या है, वो कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि सिंगल सोर्स क्या है ऑक्सीजन का, वो मदर है, मदर के थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड से होके वो ब्लड वहाँ तक पहुँच रहा है। तो उस टाइम पे उनको सेपरेट चैम्बर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड तो सीधा रेडीमेड जा रहा है। तो ये क्या है, ये कनेक्शन है, आर्टरी का कनेक्शन है ओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। होता क्या है कि जैसे ही बर्थ होता है, बर्थ के टाइम पे ये चैम्बर सेपरेट हो जाते हैं और ये जो कनेक्शन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ये डक्टस आर्टेरियोसिस है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। बट अगर मान लो ये न हो एब्जॉर्ब, ये पेटेंट रह जाए, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या हो गया कि ओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कनेक्शन रह गया। अब ओर्टा में कैसा है, हाई प्रेशर जोन होता है ओर्टा। अब अगर इसमें कनेक्शन रह गया तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस वाली दो जगह मिल गई, तो डिफरेंस वाली जगह पे क्या हो जाएगा कि मशीनरी मरमर चालू हो जाएंगे। मतलब आप हार्ट स्टेथोस्कोप लगा के सुनो या फिर आप ऐसे भी सुन सकते हो, तो आपको मशीन लाइक मरमर्स के धुक 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 धुक, ये आपस में इंटरकनेक्टेड मरमर्स चालू हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये साइन ऑफ हार्ट फेलियर सीन इन पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है। तो फीटल हार्ट जो डक्टस आर्टेरियोसिस है उसका एब्जॉर्ब न होना, फेलियर टू एब्जॉर्ब, तो वो हो जाएगा। अब ये पूछ लिया जाए कि ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है, तो ये ओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट करता है। कैरेक्टराइज्ड किससे होता है, मतलब क्लिनिकली क्या मिलेगा, तो क्लिनिकली आपको मशीन लाइक मरमर्स मिल सकते हैं, विच इज ए साइन ऑफ हार्ट फेलियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑर्टिक स्टेनोसिस। ये ऑर्टिक स्टेनोसिस क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग थोड़ी।
ऑर्टिक स्टेनोसिस होता है, स्टेनोसिस का मतलब होता है ल्यूमन का नैरो होना, ठीक है। ऑर्टिक मतलब ऑर्टिक वाल का। ऑर्टिक वाल कहाँ पे होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के बीच में जो वॉल पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्टिक वाल। अब अगर ऑर्टिक वाल है, ऑर्टिक वाल का क्या हो जाएगा, नैरोइंग और स्ट्रिक्चर, ठीक है, स्ट्रिक्चर हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्टिक स्टेनोसिस। अब इसमें अगर चेंजेस की बात करें, चेंजेस क्या क्या होने चाहिए, तो और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाना है, पूरी बॉडी में, ओर्टा से पूरी बॉडी में जाना है। अगर ये वाल रुका हुआ है तो क्या होगा, पीछे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, उसमें क्या होगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, तो उसको हम क्या लिखते हैं, LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। उसका सीक्वेंस क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में लेफ्ट जो एट्रिया होगा वो भी बढ़ जाएगा साइज में। उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में लंग्स में पानी भरना चालू हो जाएगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, पल्मोनरी एडेमा, ठीक है। इन चेंजेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग ASD के बारे में। व्हाट इज ASD? ASD में A होता है, A डिनोट्स टू एट्रिया, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रिया कहां पे होते हैं, एट्रिया जो ऊपर वाले दो चैम्बर होते हैं उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एट्रिया। अब दोनों एट्रिया के बीच में एक दीवार खींची हुई होती है, उस दीवार को हम क्या बोलते हैं, सेप्टा। अब एट्रिया के जो बीच की दीवार है, दोनों राइट और लेफ्ट के बीच की दीवार, उसमें मान लो कोई एबनॉर्मल छेद हो गया, एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द एट्रियाज, सिंपल। वैसे ही बात करें तो VSD क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल और डिफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों वेंट्रिकल्स हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है, उन दोनों के बीच में कोई अगर एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोल देंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज नोन एज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसको हम कैसे लिखेंगे, VSD से। अब बात करा जाए तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होता है, कौन सी साइड को ज्यादा काम करना होता है, एट्रिया वाली को या वेंट्रिकल वाली को, ऑब्वियसली वेंट्रिकल वाली को, क्योंकि एट्रिया को तो कहाँ क्या करना है, ऊपर से ब्लड नीचे तक ही पहुंचाना है, ठीक है। जो रिसीविंग चैम्बर होते हैं, रिसीविंग चैम्बर को बोलते हैं हम लोग चैम्बर इज एट्रिया। तो जो रिसीव करते हैं कुछ भी हार्ट में, दीज आर एट्रिया, और जो पंपिंग चेम्बर हैं वो क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो काम किसको ज्यादा करना है, इस एक वेंट्रिकल को तो बॉडी की लास्ट सेल तक फ्लूइड फेंकना है, ब्लड फेंकना है, लेफ्ट साइड वाले को, राइट साइड वाले को लंग्स तक फेंकना है। तो परेशानी वाले पॉइंट्स कौन से ज्यादा होंगे, VSD वाले या ASD वाले, ऑब्वियसली VSD वाले, क्योंकि इनमें क्या है, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, इनको काम ज्यादा करना पड़ता है, इनमें अगर छेद रहेगा तो एफिशिएंटली पंपिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद में बात करें हम लोग डाउन सिंड्रोम के बारे में, तो डाउन सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट क्या होगा, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर डिफेक्ट, AV डिफेक्ट इज द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट इन डाउन सिंड्रोम, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर डिफेक्ट इज द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट इन द डाउन सिंड्रोम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम के बारे में, ठीक है। तो पोटेशियम के नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं, 3.5 to 5.5। कुछ एक बुक्स हैं वो 3.5 to 5 भी लिखती हैं, पर अपन मैक्सिमम लेके चलते हैं, तो 3.5 to 5.5 है वो नॉर्मल पोटेशियम के लेवल है। पोटेशियम ज़्यादा भी खराब है और पोटेशियम कम भी खराब है। पोटेशियम ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, सीधा वो कार्डियोटॉक्सिक होता है, वो सीधा स्टीनोकार्डियो करवा सकता है। और पोटेशियम कम हो गया तो क्या करेगा, पोटेशियम कम हो गया तो उससे भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे गट मोटिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो अब पोटेशियम में बात कर रहे हैं तो हम लोग टर्म आती है हाइपो, ये काली कैली होता है ये अपना पोटेशियम, मिया मतलब ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में क्या हो गया, कौन हाइपो हो गया, पोटेशियम हाइपो हो गया। अब पोटेशियम हाइपो हो गया तो किसकी वजह से हुआ है, तो सर्टेन डायूरेटिक्स या फिर कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। कार्डियोग्लाइकोसाइड से भी वही होगा, यूरिन ज़्यादा पास होगा, यूरिन ज़्यादा पास होगा तो पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा। फ्यूरेसेमाइड क्या है, फ्यूरेसेमाइड इज ए लूप डायूरेटिक। अब लूप डायूरेटिक का काम क्या है,
डायूरेसिस करवाना। डायूरेसिस मतलब एक्सेसिव यूरिन पास करवाना। यूरिन ज़्यादा पास होगा तो उसके साथ में पोटेशियम लॉस होगा, और पोटेशियम का अगर लॉस होगा तो बॉडी में पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा। उस पोटेशियम कम लेवल को हम क्या बोलते हैं? हाइपोकेलेमिया। अब हाइपोकेलेमिया में अगर बात करें डाइट कौन सी में पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो बनाना, केला, आलू और पीनट्स। ठीक है, तो पीनट्स, पोटैटो और बनाना, इन तीनों, दीज आर द रिच सोर्सेस ऑफ पोटेशियम। ठीक है, तो अगर मान लो डाइट से आप करेक्ट कर सकते हो तो ये डाइट्स बढ़ा सकते हो आप। अदरवाइज क्या करना होता है, पोटेशियम की प्रिपरेशंस आती हैं तो उनको आप आईवी फ्लूइड में मिक्स करके स्लो आईवी दे सकते हो। पोटेशियम कभी भी फास्ट नहीं देना चाहिए। पोटेशियम फास्ट देने से क्या हो सकता है? सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, अब हाइपोकेलेमिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो ये क्या है कि ये टिपिकल प्रोटोटाइप क्वेश्चन है जो काफ़ी टाइम से पूछा गया है और पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। पोटेशियम से ईसीजी में क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सडन आइडेंटिफाई करनी होती है और करेक्ट करनी होती है, इनको प्रॉम्प्ट आइडेंटिफाई एंड करेक्ट। इसीलिए इसका नर्सिंग में इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ ही है जो कि पूरे टाइम राउंड द क्लॉक पेशेंट के पास रुकता है। तो ईसीजी में हाइपोकेलेमिया में क्या चेंजेस आते हैं, तो प्रोमिनेंट यू वेव एंड इन्वर्टेड टी वेव। टिपिकल क्वेश्चन है, याद रखना ही पड़ेगा, है ना। क्या क्या चेंजेस हैं ये देखिए, ये बढ़ के ऊपर की तरफ आ रहा है, दीज आर यू वेव्स। ठीक है, ये क्या है? PQRS और ये इन्वर्टेड टी वेव, ये इन्वर्टेड टी वेव और ये यू वेव्स आ रही हैं। ठीक है, सिंपल, ये इतनी चीजें याद रखनी होती है ईसीजी में। अब नेक्स्ट टर्म आती है कॉर्क्टेशन ऑफ ओर्टा। अब नेक्स्ट टर्म आती है अपनी कॉर्क्टेशन ऑफ ओर्टा। ये कॉर्क्टेशन का मतलब क्या होता है, तो कंजेनाइटल जो नैरोइंग होती है, कंजेनाइटल नैरोइंग ऑफ सेगमेंट। ठीक है, कोई ऐसा सेगमेंट है जिसकी कंजेनाइटली नैरोइंग है, मतलब वो बढ़ ही नहीं सकता, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क्टेशन। कॉर्क्टेशन ऑफ ओर्टा। अब ओर्टा का कॉर्क्टेशन होगा तो उसमें चेंजेस क्या क्या आएंगे? द ब्लड प्रेशर इज हायर इन अपर एक्सट्रीमिटीज देन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। रूटीनली क्या होता है? रूटीनली नीचे ज़्यादा मिलता है, कारण ग्रेविटी की वजह से एक्सेसिव काम करना पड़ता है नीचे वाले सेगमेंट्स में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये बहुत हायर होगा अपर एक्सट्रीमिटीज में देन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। बॉन्डिंग पल्स, मतलब जो आप पल्स चेक करोगे, कंपेयर करोगे ब्रेकियल को फिमोरल से या ब्रेकियल को नीचे वाली पल्सेस से, तो काफ़ी मेजर डिफरेंस लगेगा कि इधर वाली पल्स है वो काफ़ी अच्छी आ रही है, बॉन्डिंग पल्स आ रही है, बहुत तेज पल्स आ रही है, और नीचे वाली है वो थोड़ी वीक फीबल पल्स होंगी। वीक और एब्सेंट भी लिखते हैं इसको, है ना। तो इसमें है क्या, ये देखिए, ये वाला जो है ना ओर्टा निकला और निकलते ही यहाँ पे क्या हो गया, इसमें रुकावट आ गई, तो नीचे की तरफ ब्लड ही कम जा रहा है। कॉर्क्टेशन ऑफ ओर्टा इज द लोकलाइज्ड नैरोइंग नियर द इंसर्शन ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। इसीलिए ये क्या है, दिस इज ए कॉन्जेनाइटल कंडीशन, ये एक्वायर्ड कंडीशन नहीं है, दिस इज ए कॉन्जेनाइटल कंडीशन, जिसमें क्या होता है, लोकलाइज्ड नैरोइंग नियर द इंसर्शन ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आती है पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है? स्टेनोसिस नाम आते हैं तो मतलब क्या समझना है आपको, कोई भी ल्यूमन में नैरोइंग आ गई है। अब कहाँ पे आई है, तो पल्मोनरी ल्यूमन में, पल्मोनरी के ल्यूमन में नैरोइंग आई है, इज द नैरोइंग एट द एंट्रेंस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के एंट्रेंस पे क्या आई है, ल्यूमन में नैरोइंग आएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी स्टेनोसिस। कॉर्क्टेशन ऑफ ओर्टा का अगर थोड़ा बड़ा डायग्राम देखें तो ये देखिए, ये यहाँ से निकला और ये निकलते ही यहाँ पे क्या है, दिस इज नैरोइंग, दिस इज डिफेक्ट, दिस इज कॉर्क्टेशन ऑफ ओर्टा। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो करना क्या है, जो वाल नैरो हो रखा है, जो वाल पिचका हुआ है, उस वाल में क्या है, बलून डाल के फुला दो या फिर ओपन करके उसको वाल को रिप्लेस कर दो। तो इन्फेंट्स में क्या कर सकते हैं, ट्रांस वेंट्रिकुलर या फिर क्लोज्ड वाल्वोटोमी कर सकते हैं। वाल्वोटोमी का मतलब क्या हुआ, वाल को कट कर दिया, है ना। चिल्ड्रंस में क्या कर सकते हैं, पल्मोनरी वाल्वोटोमी विद कार्डियोपल्मोनरी बाईपास, ये भी करते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्लबिंग इज ए सिम्टोमेटिक ऑफ क्रोनिक हाइपोक्सिया। क्रोनिक स्मोकर्स या क्रोनिक ऐसे COPD के पेशेंट्स जिनमें क्रोनिक हाइपोक्सिया रहेगा, उनमें क्या है, ये अपने जो फिंगर्स है ना, इन फिंगर्स में ये क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्लबिंग। ये दोनों टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। पिक्चर देके पूछ लिया व्हाट इज दिस, देन दिस इज क्लबिंग। अब क्लबिंग क्यों हुई, तो क्लबिंग इज ड्यू टू क्रोनिक हाइपोक्सिया। क्रोनिक हाइपोक्सिया से क्या हुआ, क्रोनिक हाइपोक्सिया से ये वाले चेंजेस हुए, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लबिंग। ठीक है। इफ पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज हायर, ये रेजिस्टेंस से मतलब क्या हुआ कि वहां पर ब्लड को एक्सेसिव काम करना पड़ रहा है या एक्सेसिव रेसिस्टेंस के सामने काम करना पड़ रहा है, तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है। ठीक है। तो पल्मोनरी सिस्टम है, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, हायर देन सिस्टमिक रेजिस्टेंस द शंट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब क्या हुआ, राइट साइड वाला मेनली क्या करता है, राइट साइड वाला मेनली करता है ब्लड को पंप करता है हार्ट टू लंग्स। लेफ्ट साइड वाला क्या करता है, हार्ट टू सिस्टम। ठीक है। अगर इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है राइट साइड वाले में या फिर पल्मोनरी वाले में, तो कैसा शंट हो जाएगा, राइट में दबाव ज्यादा है तो राइट वाला ब्लड मिलना लग जाएगा लेफ्ट वाले से। ठीक है। और ऑक्सीजन के वाइज बात करी जाए तो राइट साइड में ऑक्सीजन है वो कम है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन है वो ज्यादा है। ठीक है। अब कम ऑक्सीजन से ज्यादा ऑक्सीजन वाले में सीधा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी इधर भी हो जाएगी, मिक्सअप हो गया। अब अगर इसका उल्टा हो जाए, लेफ्ट साइड वाले में या सिस्टम में कहीं रेजिस्टेंस ज्यादा है राइट वाले से या फिर लंग्स वाले से, तो सिस्टमिक रेजिस्टेंस इज हायर देन पल्मोनरी रेजिस्टेंस, देन शंट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों, इधर ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, इधर दबाव बढ़ा, इधर दबाव बढ़ा, तो ब्लड है वो इधर से इधर की तरफ जाना चालू हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट शंट। इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर ऑक्सीजन कम है, ज्यादा ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन में जाके मिल रही है तो ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब साइनोटिक डिजीज कम होगी। इधर वाले में क्या होगा, ऑक्सीजन कम है और इधर वाले में ऑक्सीजन ज्यादा थी, बॉडी को ज्यादा चाहिए थी, उसमें इस ब्लड को सिंपल वर्ड्स में बात करें, इधर शुद्ध ब्लड लेफ्ट साइड में, इधर राइट साइड में अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड शुद्ध ब्लड से जाके मिलता है तो क्या कर दिया उसने, शुद्ध को खराब कर दिया, अशुद्ध कर दिया। तो अशुद्ध कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो भी मिक्सअप होने की वजह से उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई, तो वो भी कैसी बीमारी हो जाएगी, साइनोटिक डिजीज हो जाएगी। अब अगर अशुद्ध में शुद्ध आके मिल गया, मतलब लेफ्ट वाले में राइट वाले में लेफ्ट वाला आके मिल गया, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अशुद्ध में शुद्ध आके मिल गया तो वैसे भी उसको प्यूरिफाई होने के लिए, ऑक्सीजनेशन होने के लिए जाना था। ठीक है। तो ये सिंपल टर्म्स है, सिंपल टर्म्स आपको याद रखनी है। कौन से रेजिस्टेंस में, पल्मोनरी रेजिस्टेंस है, पल्मोनरी में मतलब लंग्स में जाने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है ब्लड को, तो वो लंग्स में न जाके हार्ट के ही राइट टू लेफ्ट चला जाएगा। ठीक है। और अगर सिस्टम वाले में परेशानी है तो लेफ्ट टू राइट चला जाएगा। ये बहुत जगह क्वेश्चंस आते हैं, बहुत जगह आपसे पूछा भी जाता है, तो आपको ध्यान में रख। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्ट्रॉबेरी टंग के बारे में। स्ट्रॉबेरी टंग इज सीन इन कावासाकी डिजीज। सिंपल क्वेश्चन है। स्ट्रॉबेरी टंग म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स की जो हमने पहले भी बात करी थी, तो म्यूकोक्यूटेनियस लीजन में स्ट्रॉबेरी टंग लीजन का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किस में दिखता है, दिस इज सीन इन कावासाकी डिजीज ड्यू टू स्लफिंग ऑफ द नॉर्मल कोटिंग COA कोटिंग ऑफ टंग लिविंग द पेपिले एक्सपोज्ड। तो पेपिले क्या है, पेपिले रेड कलर के होते हैं, स्ट्रॉबेरी में भी ये दाने 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 से होते हैं, है ना। तो ये इस वजह से स्ट्रॉबेरी टंग भी बोलते हैं। ये जो अंग्रेज साइंटिस्ट या अंग्रेज डॉक्टर होते हैं वो क्या है, मोस्टली चीज़ों को खाने से कंपेयर करते हैं। ये देखने में हो सकता है आपको स्ट्रॉबेरी है, मेरे को स्ट्रॉबेरी ना लगे, बट चूंकि इन्होंने ये इंग्लिश साइंटिस्ट या फिर फ्रेंच साइंटिस्ट इन्होंने ढूंढा है, तो इस वजह से इन्होंने जो इनको दिखा, इनको लगा स्ट्रॉबेरी, तो हमें रट्टा मारना है स्ट्रॉबेरी। ये क्लबिंग हम देख चुके। क्लबिंग किस में मिलती है, तो COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, और ये क्रोनिक स्मोकर्स में, उनमें ये देखने को मिलती है। क्रोनिक स्मोकर पेशेंट है, आप उंगलियां ऐसे सीधी करके देखेंगे तो उसमें ये ड्रम स्टिक टाइप की ये उंगलियां दिखती हैं। ठीक है।
अब साइंस ऑफ कार्डियक डिकम्पनसेशन, एक टर्म होती है कंपनसेशन, एक होती है सब कंपनसेशन, और तीसरी होती है डिकम्पनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी है, हमारी बॉडी जो रूटीनली काम करती है उससे वो 2 गुना 3 गुना 5 गुना काम और कर सकती है। तो मतलब ऐसी कोई परेशानी आई, स्ट्रेस आया, तो ये क्या कर लेगी, वो अपनी कैपेसिटी से उसको कंट्रोल कर लेगी, कंपनसेट कर लेगी। अब एक लेवल तक वो कंपनसेट करती है, तो ये जो सब कंपनसेशन तक लगभग काम चल जाता है। डिकम्पनसेशन का मतलब क्या है, बॉडी इज गोइंग इनटू फेलियर और फटीग, मतलब अब बॉडी से कंट्रोल नहीं होता कि ये सिचुएशन अब मेरे कंट्रोल से बाहर की हो गई है। तो साइंस ऑफ कार्डियक डिकम्पनसेशन इज द प्रायोरिटी असेसमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 6.5 ग्राम पर डेसीलीटर। इस लाइन का मतलब ये बनता है कि अगर मान लो कार्डियक डिकम्पनसेशन स्टेट लगती है कि हार्ट है, हार्ट से अब हार्ट फेल्योर की तरफ जा रहा है, वो डिकम्पनसेशन में जा रहा है, तो मतलब इफेक्टिव इजेक्शन फ्रैक्शन नहीं रहा, इफेक्टिव ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पा रहा है, तो मतलब क्या है कि आपको चेक करना है। अब चेक क्या करना है, तो पहली चीज चेक करनी है कि कहीं हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है। अगर मान लो 6.5 हीमोग्लोबिन ही है, तो वो हीमोग्लोबिन जो रूटीनली हमें 10 से 12 ही चाहिए कम से कम, 12 से 14, 12 से 18, फीमेल में माने तो भी 11 तक तो एटलीस्ट चाहिए, है ना। इंडियन फीमेल्स में थोड़ी और छूट देते हैं, 10 तक मानते हैं, पर अगर ये 6.5 है तो बॉडी की नीड्स को ये पूरा नहीं कर पा रहा। बॉडी की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा तो हार्ट को क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। हार्ट फास्ट 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 बीट करेगा। जहां तक मैनेज कर पाता है दैट इज कंपनसेटरी स्टेट, और जहां पे मैनेज नहीं कर पाता दैट इज डिकम्पनसेटरी स्टेट। अब डिकम्पनसेटरी स्टेट तक पहुंच गया हार्ट मान लो, तो इसमें आपको सबसे पहले चेक करना है कि एडिक्वेट हीमोग्लोबिन तो है नहीं है फंक्शनिंग के लिए, बिकॉज हार्ट अटेम्प्ट्स टू मेंटेन टिश्यू ऑक्सीजनेशन बाय इंक्रीज इट्स वर्कलोड। मतलब टैकीकार्डिया करवा के ये क्या करेगा, मैनेज करने की कोशिश करेगा। अब टैकीकार्डिया का मतलब क्या हुआ, हार्ट ने फास्ट फास्ट काम करना है। पहले काम करता था 70 बीट्स पर मिनट पे, अब ये कितना काम करता है, 110 बीट्स पर मिनट पे, या 120 या 130, है ना। अगर आपको चलने के लिए बोला जाए कि 2 घंटे आपको पैदल चलना है तो आप चल सकते हैं, है ना, कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक आपको चल के जाना है, आप चल के जा सकते हैं। वही मैं आपको बोल दूं कि आपको दौड़ना है 2 घंटे तक, दौड़ सकते हो, नहीं दौड़ सकते। सिमिलर हार्ट के साथ होगा, हार्ट क्या है, अपनी रूटीन पेस पे काम कर रहा है, करता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इसको अपनी स्पीड से दुगुनी स्पीड पे काम करना पड़ रहा है तो दिस विल मसल्स विल गो इन फटीग, मसल्स फटीग में चली जाएंगी, तो क्या होगा, डिकम्पनसेटरी स्टेट आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हार्ट को एडिक्वेट रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। डायस्टोल है वो छोटा हो जाएगा, और डायस्टोल छोटा हो गया तो हार्ट को तो खाने पीने का टाइम डायस्टोल में मिलता है, रेस्ट करने का टाइम, तो हार्ट का रेस्टिंग टाइम कम हो गया। रेस्टिंग टाइम कम हो गया तो मसल्स थक जाएंगी, और थक जाएंगी तो अगर या तो आपने करेक्ट कर लिया तो मसल्स चलती रहेंगी, और करेक्ट नहीं करा तो या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा, या फिर सडन हार्ट स्टॉपेज हो जाएगा, स्टेनोकार्डिया हो जाएगा, दिस कैन लीड टू डेथ, ठीक है। तो ये हो गई अपने हार्ट के डिकम्पनसेशन की बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिकल सेल डिजीज के बारे में, ठीक है। अब सिकल सेल डिजीज के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं पूछी गई हैं, उनके पॉइंट्स देखते हैं। अप्लाई ए वार्म सोक टू द नी व्हेन चाइल्ड इज सिकल सेल क्राइसिस। ये सिकल सेल क्राइसिस क्या होता है, सिकल सेल क्राइसिस होता है एक पेनफुल एपिसोड होता है। बच्चा रिपीटेडली नी पेन की कंप्लेंट कर रहा है, इंट्रैक्टेबल नी पेन है, तो ऐसे में क्या है, आप सिर्फ उसको पेन किलर रिलीव नहीं कर पाएगा पेन को, तो ऐसे में नर्सिंग एक्शन क्या है कि वार्म सोक लगाओ उस पर। वार्म सोक का मतलब क्या है, गर्म मोजा, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे होगा वार्मथ कॉजेज वेसोडाइलेटेशन, ठीक है। जैसे आप उसके ऊपर स्किन के ऊपर लगाओगे तो वेसोडाइलेटेशन होगा, वेसोडाइलेटेशन से क्या होगा, ब्लड इंक्रीज होगा वहां पे, विच विल लेसन द पेन ऑफ वेसो ओक्लूसिव क्राइसिस। इसमें जो ये पेनफुल क्राइसिस है इसका मेन कारण क्या है कि वहां पे वेसल का ओक्लूजन हो रहा है। वेसो, ये वेसल नॉर्मल थी तो इस वेसल का ओक्लूजन हो गया। ओक्लूजन होने की वजह से क्या हो रहा है, फ्लो प्रॉपर नहीं है, और फ्लो प्रॉपर नहीं है तो उसमें पेन आ रहा है, पेनफुल है। अगर उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, वार्म सोक, गर्म मोजा लगा दिया, तो उससे थोड़ा
पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा। ये आपको किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, नर्सिंग फॉर्म में, कि बच्चा है सिकल सेल क्राइसिस का है, पेनफुल नी की कंप्लेंट कर रहा है, व्हाट नर्सिंग एक्शन यू विल टेक। तो नर्सिंग एक्शंस में क्या है कि एज चेंजेस, सर्टेन चेंजेस करने होते हैं, आपको उसकी थोड़ी बहुत पैथोफिजियोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि इसमें क्या करने से रिलीफ मिलेगा। तो इसमें क्या करने से रिलीफ मिलेगा, गर्म मोजा लगाने से वैसोडाइलेटेशन होगा और उससे उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन बाय हेल्प इन प्रिवेंट क्राइसिस फॉर चिल्ड्रन विद सिकल सेल एनीमिया एंड सीलियक डिजीज। ये सिकल सेल एनीमिया तो आरबीसीज की शेप की डिफेक्ट की वजह से, और सीलियक डिजीज क्या होती है, ये स्मॉल बाउल की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी, स्मॉल बाउल हाइपर सेंसिटिविटी टू ग्लूटेन, है ना। ग्लूटेन सेंसिटिविटी है। ग्लूटेन सेंसिटिविटी का मतलब सिंपल वर्ड्स में तो ग्लूटेन मतलब अपने गेहूं, है ना। कई लोगों को गेहूं पचता नहीं है, वो खाते ही डायरिया हो जाता है, तो उसमें क्या है, सीलियक डिजीज है। सीलियक डिजीज कहाँ पे है, तो स्मॉल बाउल में ग्लूटेन हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो इसमें तो क्या है कि इसका शेप है वो खराब है, इसमें क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है। तो बॉडी को क्या है, बॉडी विल बी इन ए सप्रेस स्टेट या फिर एक स्ट्रेस वाली कंडीशन में रहेगी। और बॉडी पे जब भी स्ट्रेस होता है, आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप तनाव में होते हो या फिर कोई भी बीमारी के कारण पड़ोगे, तो उसमें अत्यधिक तनाव से बॉडी में क्या होता है, इम्यूनो सप्रेशन होता है। इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ जाता है, और इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, अगर किसी देश की सेना कमज़ोर पड़ गई तो पड़ोसी देश उस पर अटैक कर लेता है और उसको पे कब्जा कर लेता है। बॉडी का अगर इम्यून सिस्टम या डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर पड़ जाता है तो क्या होगा, पड़ोसी या फिर जो अपने बैक्टीरिया, वायरस, या फिर जो हमारे घर के ही मतलब जो देशद्रोही बोल दो उनको, या फिर बॉडी के कॉमन सेल्स, बॉडी के भी जो बैक्टीरिया, वायरस जो अंदर पड़े रहते हैं शांति से, अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो वो भी क्या है, वो भी अटैक करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे इन्फेक्शंस होगा, इन्फेक्शंस बढ़ेंगे और इन्फेक्शन से परेशानियां और बढ़ती हैं और एग्रेवेट होती हैं। चिल्ड्रंस विद बोथ इलनेस हैव इनएडिक्वेट रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। समझ में आ गया, सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर खुद की सेना कमजोर होगी तो पड़ोसी भी आक्रमण कर सकता है, और घर के अंदर जो घर के देशद्रोही होते हैं वो भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। सिकलिंग रिजल्ट्स फ्रॉम लो ऑक्सीजन लेवल, सिकलिंग्स लीड्स टू बोलेंगे इसको हम, लीड्स टू मतलब सिकलिंग से क्या होगा, नॉर्मल शेप है डिस्कोइड से ये शेप चेंज हो गया, ये हाशिए के आकार का हो गया, इसको हम बोलते हैं सिकलिंग। इस सिकलिंग से क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, और सीलियक क्राइसिस से भी क्या होगा, माल नरिशमेंट होगा और इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट्स होंगे। इन दोनों डिजीज को पैरेलली पूछा गया है आपके क्वेश्चंस में। तो सिकलिंग क्या है, सिकलिंग तो आरबीसी का शेप का डिफेक्ट है, और ये जो है सीलियक डिजीज मैंने आपको बताया कि इसमें गेहूं वगैरह पचता नहीं है, उसको बार बार डायरिया होता है। अब डायरिया होने से या फिर हाइपर सेंसिटिविटी से क्या होगा, माल नरिशमेंट होगा। माल का मतलब कम और नरिशमेंट का मतलब पोषण। अगर पोषण कमजोर रहेगा तो उससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम खराब होगा, इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं रहेगी, और इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं रहेगी तो इन्फेक्शन जल्दी पकड़ेंगे। तो दोनों में सेम चीजें चल रही हैं। डायग्राम से दिखाएं तो ये नॉर्मल मान लो आरबीसी है, ये आराम से चलती रहती हैं, बढ़िया शेप है इसका, इसके ऊपर ऑक्सीजन आराम से चिपकता है, सर्टेन अच्छी कैपेसिटी होती है, छोटी जगह से भी आराम से साइज शेप चेंज करके निकल जाती है। और ये इसको कट सेक्शन में देखें तो ये कट सेक्शन में है, ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन इसके अंदर बाइंड हो रहा है। अब अगर मान लो सिकल सेल, तो मतलब ये इसकी शेप चेंज होगी, ये देखिए हाशिए के आकार की हो गई। अब क्या है कि ये नॉर्मली ये वाली है, ये तो आपस में उलझती नहीं, ये क्या आपस में क्लम्पिंग कर जाती हैं, इनका गुच्छा बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है। और क्लस्टर बनते क्या कर दिया इसने, देखो ये जो ल्यूमन था इसको इसने रोक दिया, इसको रोक दिया। तो रोकने का मतलब क्या है, ये क्राइसिस पैदा कर दिया। ब्लड बोलते हैं ना, बहता हुआ जल हमेशा सदैव शुद्ध होता है, तो रुका हुआ जल है उसमें क्या हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया, वायरस पनपने लग जाते हैं, या फिर मच्छर के लार्वाए पनपने लग जाते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग बार बार पानी को चेंज करते रहते हैं। और जो नदियों का पानी होता है वो हम मान के चलते हैं कि वो शुद्ध पानी होता है।
तो सिमिलर अगर मान लो ब्लड बह रहा था तो ठीक था, ये यहाँ पे क्लोट कर गया, तो क्लोटिंग हमेशा एक खराब स्थिति होती है। क्लोटिंग का मतलब इसने ल्यूमेन रोक दिया, आगे फ्लो नहीं जाएगा, आगे फ्लो नहीं जाएगा तो परेशानी खड़ी होगी, ठीक है, वो इस्सेमिया, नेक्रोसिस, वो सिचुएशंस आ जाएंगी। अब इसका शेप देखिए, इसका शेप कैसा है, हाशिए के आकार का, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फ्रॉम स्टैंडर्ड दैट सिकल शेप हो गया, तो इसमें हीमोग्लोबिन है प्रॉपर बाइंड नहीं कर पा रहा है, इसमें देखिए कम है, इसमें काफी अच्छी बाइंडिंग है, सिंपल। अब इनमें क्या करना होता है कि इस सिचुएशन में अगर मान लो ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सेल्स वाला होता है और दूसरा लिक्विड वाला होता है ना, फ्लूइड वाला होता है। तो फ्लूइड एडिक्वेट, तो उसमें क्या है, सेल्स फ्लोट करती रहती हैं, काम चल रहा है। इसमें क्या है, इसमें ये सिकलिंग की या फिर एक जगह क्लम्पिंग की संभावनाएं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका शेप खराब है। अब खराब शेप होने की वजह से गुच्छे बनने की संभावनाएं ज्यादा है। तो अगर मान लो किसी कंडीशन में ये जो लिक्विड वाला पार्ट कम हो जाए, है ना, ये फ्लूइड है वो कम हो जाए, तो फ्लूइड कम होने से क्या हो जाएगा, इसको आपस में चिपकने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि पानी अगर पानी के साथ भाव के साथ में चल रही थी तो चल रही थी, अगर पानी कम हो गया तो आपस में स्पेस कम हो गया, इन दोनों इनके बीच की दूरियां कम हो गई, और दूरियां कम हो गई तो इसकी संभावनाएं ज्यादा बढ़ेंगी। तो किन सिचुएशंस में फ्लूइड कम होगा, डिहाइड्रेशन, डायरिया, या फिर मान लो कोई इनटेक ही प्रॉपर नहीं है, स्टारवेशन, तो इन सब सिचुएशंस में क्या हो सकता है कि हाइड्रेशन और पेन मैनेजमेंट इसमें बहुत जरूरी है। प्रायोरिटी नर्सिंग एक कंसर्न्स होते हैं विद वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस। वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस का मतलब क्या हुआ, ये वेसल के मुंह के ऊपर इन्होंने गुच्छा बना लिया था, तो ये वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस हो गया। वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस मतलब वेसल को, ऑक्लूजन मतलब मुंह बंद कर दिया उसका, और ये क्राइसिस मतलब इसमें पेन वगैरह स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हाइड्रेशन और पेन मैनेजमेंट, हाइड्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड ज्यादा रहेगा तो फ्लूइड के धक्के के साथ में, भाव के साथ में ये भी चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न क्या है, एक तो पेन और हाइड्रेशन स्टेटस इन सिकल सेल डिजीज। हाइड्रेशन इज नेसेसरी टू प्रमोट एंड मेंटेन हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, हीमो मतलब ब्लड और डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट करना, उसमें एडिक्वेट पानी होना, एडिक्वेट फ्लूइड होना। एडिक्वेट फ्लूइड रहेगा तो क्या होगा, सेल्स के बीच में जगह है वो थोड़ी स्पेसिंग रहेगी, स्पेसिंग रहेगी तो वो आपस में चिपकेगी नहीं। ये सिमिलर आप कैसे समझ सकते हो, अगर मान लो जिसमें मछलियां रखते हैं, वो मछलियां रखने वाला पेन आपने देखा होगा, उसमें अगर पानी ज्यादा है तो मछलियां दूर दूर तैर सकती हैं, है ना। उसमें पानी कम है तो मछलियां बिल्कुल पास पास आ गई, चिपक जाएंगी, सिंपल। पेन इन द एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज ए मेजर प्रॉब्लम एंड डिमांड्स प्रायोरिटी केयर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पेनफुल एपिसोड्स आते रहते हैं, क्योंकि ये तो परमानेंट खराब चीज है। अब परमानेंट खराब चीज होने से पेनफुल एपिसोड्स हैं वो बार बार रिपीटेडली आते रहेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे में आपको नर्सिंग केयर क्या करनी है, नर्सिंग केयर में एनकरेज फॉर फ्लूइड्स is the priority nursing intervention in the sickle cell anemia to prevent thrombus formation in capillaries and the stasis and clotting of blood that occurs in the sickling process। ये इंग्लिश में लिख के इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमने इसको सिंपल वर्ड्स में बात कर ली कि फ्लूइड ज्यादा रहेगा, स्पेस ज्यादा रहेगा, बहता रहेगा, चलता रहेगा। क्राइसिस वाली सिचुएशन है तो मान के चलो कि फ्लूइड कहीं कम है, फ्लूइड बढ़ाएंगे तो वो हो सकता है वेसल का जो ऑक्लूजन था वो खुल जाए, थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं हो, स्टेसिस नहीं हो, रुकेगा नहीं। क्यों? फ्लूइड एडिक्वेट है तो रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लॉट नहीं बनेगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब बॉडी में फ्लूइड्स की कमी। स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब तनाव, इन्फेक्शन, स्ट्रेस बढ़ा, डिहाइड्रेशन बढ़ा तो तनाव की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से इन्फेक्शन हमेशा ही बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों? बॉडी में क्या है, सोडियम पोटेशियम एक सबसे वाइड स्प्रेड जो अपना पंप अवेलेबल होता है ना। इसमें क्या होता है, सोडियम तो होता है वो आउटसाइड द सेल होता है और ये इनसाइड द सेल होता है। ये पूरा बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, है ना। सबसे वाइड स्प्रेड पंप कौन सा है, तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है बॉडी में, तो सबसे वाइड स्प्रेड है, मतलब सब जगह फैला हुआ है।
अब क्या है कि फ्लूइड नॉर्मल है, तो फ्लूइड और पानी और सोडियम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं आपस में, पानी जिधर उधर सोडियम, या सोडियम जिधर उधर पानी, ठीक है। तो सोडियम है वो सेल के बाहर है और पोटेशियम है वो सेल के अंदर है। बट अगर ये सिचुएशन डिहाइड्रेशन होगा तो इनमें इंटरचेंजेस चालू हो जाते हैं, है ना। बॉडी का जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है उससे क्या है, इनमें इम्बेलेंस स्टार्ट हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन मान लो, स्ट्रेस मान लो, इन्फेक्शन मान लो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस मान लो, ये सिंपल चीजें हैं, सिंपल टर्म्स हैं और ये हर जगह अप्लाई होती हैं। तो ये अगर सारे खराब होंगे तो इनमें भी इम्बेलेंस पैदा होगा, इनमें इम्बेलेंस पैदा होगा तो ये सिचुएशंस और खराब होंगी, ठीक है। तो इससे क्या है, सिकलिंग प्रोसेस बढ़ेगी। डिहाइड्रेशन के लिए क्या बोलते हैं, ये जो हीमोग्लोबिन है या फिर ये जो अपना आरबीसी है, आरबीसी की नॉर्मल शेप को बनाए रखने के लिए पानी चाहिए होता है। पानी सूखेगा तो इसकी शेप है वो भी चेंज होती है, नॉर्मल की शेप, इरेथ्रोसाइट की शेप है वो भी चेंज होती है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से, मतलब इसमें से पानी की आउट होने की वजह से सिकलिंग ऑफ इरेथ्रोसाइट बढ़ती है, प्रोमोट करती है। सिंपल, फूला हुआ है, फूला हुए में से पानी निकल गया, गुब्बारा था, गुब्बारे में से पानी निकल गया तो पिचक जाएगा वो, तो पिचक के कुछ ऐसा बन सकता है, तो इसको सिकलिंग बोलते हैं, है ना। इस चीज को बोलते हैं सिकलिंग। तो डिहाइड्रेशन प्रमोट्स सिकलिंग। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक मिनिमाइज द चांसेस दैट सिकल सेल पेन और एपिसोड विल रीअकर। तो इसमें ध्यान क्या रखना होता है, जैसे कि अगर मान लो आप ड्राई क्लाइमेट या हॉट क्लाइमेट्स में रह रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, हॉट क्लाइमेट में आसानी से बंदा डिहाइड्रेशन में चला जाता है। हमारे यहाँ जून वगैरह में जो गर्मियाँ पड़ती हैं, उन गर्मियों में क्या है, फटाफट डिहाइड्रेशन में जाते हैं सब। अब डिहाइड्रेशन में जाने से क्या होगा, डिहाइड्रेशन में जाने से सिकलिंग होगी, और सिकलिंग होगी तो उसमें वो गुच्छे बनेंगे, और गुच्छे बनेंगे तो वेसल्स को रोक देंगे, वेसल्स को रोक देंगे तो पेनफुल क्राइसिस बढ़ेंगे, पेन एपिसोड्स बढ़ेंगे। वही अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो एपिसोड्स कम होंगे, सिंपल। इसी पे आपके घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे गए। अब थोड़ा सा और देखते हैं इसको हम डिटेल में। टाइप ऑफ क्राइसिस सीन इन सिकल सेल एनीमिया। तो एक तो हो गया वेसो ओक्लूसिव क्राइसिस और दूसरा है सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। ये वेसो ओक्लूसिव क्राइसिस, वेसो का मतलब कोई भी वेसल ट्यूब, उसमें क्या हो गया, ओक्लूजन। ओक्लूजन क्यों हो गया, क्योंकि इनकी शेप खराब थी, शेप खराब थी तो इनका गुच्छा बन गया। तो ये क्या है, पेरिफेरल इस्चेमिया अलोंग विद द पेन। इसमें क्या होगा, पेरिफेरल इस्चेमिया मतलब जो पेरिफेरी कहाँ मानते हैं, एक्सट्रीमिटीज, हाथ और पैर हैं, उनमें क्या है, उनकी वेसल्स वो सिंगल ही होते हैं, कोलेटरल्स कम होते हैं उनमें, तो उनमें रुकावट आ जाएगी तो क्या होगा, ब्लड आगे नहीं जाएगा। ब्लड की कमी से क्या हो जाएगा, इस्चेमिया हो गया, तो उससे क्या होगा, वहां पे क्राई ऑफ डाइंग नर्व स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो नर्व्स या फिर जो टिश्यू है उसके पास ऑक्सीजन कम होगी तो वो पेनफुल स्टिमुलाई, नोक्सियस स्टिमुलाई पैदा करना चालू कर देगा ब्रेन के पास में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेन। उसको दर्द भी होगा और पेरिफेरल इस्चेमिया भी होगा। दूसरा कौन सा है, सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। सिक्वेस्ट्रेशन को आप कैसे समझ सकते हैं कि सिक्वेस्ट्रेशन होता है मतलब डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड साइंस ऑफ शॉक। मतलब क्या है कि उसमें ब्लड वॉल्यूम कम हो गया और उससे क्या होगा, शॉक के साइन सिम्टम्स आएंगे। मतलब कोई वेसल में क्या है, रुकावट आ गई, रुकावट आने से क्या हो गया,